नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि लेस देन 100 हेयर फॉल इज अ नॉर्मल हेयर फॉल। अच्छा, 100 से कम नॉर्मल है। नॉर्मल हेयर ठीक है। फॉल। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गया, हम्म, ओके, मीन्स एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल हेयर फॉल, ओके, कभी कभी होने के चांसेस रहता है। तो 100 से ज़्यादा होना इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है। 30% पीपल दे विल हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, ओह गॉड। और 50% हम जो मेल होते हैं ऑलमोस्ट 50% हेयर लॉस हो चुका होता है उनका। गलत है, हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है, हेयर की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। देखिए क्या होता है कि चीज़ें सारी होती है लेकिन वो कम होती है फिर ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें ये पिज़्ज़ा या बर्गर या फिर जो न्यू फूड की बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या फैट का पार्ट ज़्यादा है जो जनरली फैट की नीड नहीं होती है। ओके, तो ट्रेस एलिमेंट्स एंड मल्टीविटामिन थोड़े कम होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती है ज़्यादा होती है। मेल में ज़्यादा गंजापन देखने को मिलता है, उनको हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या इनकी कॉजेज अलग अलग है मेल और फीमेल में? कुछ कॉजेज फीमेल्स में ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के मैंने बताया कि कुछ डेफिशिएंसी का पार्ट ज़्यादा हो सकता है। 60% फीमेल्स दे हैव काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब सोचिए अगर 60% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रोन है इस चीज़ के लिए, हेयर लॉस के लिए, इंडियन फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह से अगर विटामिन B12 की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स दे हैव डेफिशिएंसी, क्योंकि हम इंडिया के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि वेज खाते हैं और हो सकता है कि नॉन वेज उतना मिलता नहीं है, दोनों ही पार्ट हैं। तो ये कॉजेज थोड़े ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, अलग अलग शैम्पूज ट्राई करके देख लिए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? देखिए डैंड्रफ को मैं एक बीमारी नहीं समझता। अच्छा, ठीक है। डैंड्रफ एक तरह का स्किन कंडीशन है, स्काल्प का कंडीशन है, जो कि 16 से लेकर 25 साल के बीच में होने वाला है। ओके, और 25-28 साल के आसपास आप मानोगे कि आपका डैंड्रफ धीरे धीरे कम हो जाएगा। हफ्ते में कितने बार ऑयलिंग करना चाहिए? ऑयलिंग करना इंपॉर्टेंट होता भी है बालों के लिए, नहीं होता है? देखिए ऑयलिंग अगर हम बात करें तो बालों के लिए, अगर बालों की बात करें, जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर तक बाल होते हैं ना हमारे, जो नेचुरल ऑयल है उसी से नरिश हो जाते हैं, वाओ। है ना। तो अगर जो लोग बिल्कुल छोटे बाल रखते हैं जैसे 2 to 3 सेंटीमीटर, हाँ, उनको ज़्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी ही उसको नरिश कर देता है। ठीक है। पहली बात। सेकंड, जो हम बाहर से ऑयल लगाते हैं ना वो बालों के लिए लगा रहे हैं, स्काल्प के लिए नहीं लगा रहे। वो अंडा लगाते हैं अपने स्कैल्प पर, बहुत कई बार एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइस वाटर आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो क्या एक्चुअल में ये चीज़ें भी इफेक्टिव होती हैं, हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाती हैं? अंडे का कुछ लगाना, तो अगर हम अंडे को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बालों के लिए थोड़ा ठीक हो। ठीक है, अगर कहीं लगता है कुछ ब्रेकेज वगैरह है दैट इज़ ओके, बट अगर हम ये सोचें कि अंडा लगाने से हमारे हेयर ग्रोथ हो जाएगा तो नहीं। क्या होता है एग्जैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में, क्या किया जाता है पेशेंट पर? देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 50% या मोर देन 50% हेयर लॉस हो जाता है ना, अच्छा। तो एग्जिस्टिंग हेयर अपना लुक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं स्किन विजिबल होती है वहाँ पर। तो ऐसी स्टेज में हमें क्या होता है कि यहाँ से बाल निकाल के यहाँ लगाना होता है ऊपर। ओके। हाँ, तो इन एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर हमारा हार्मोन का एक गलत असर होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, जिसको हम मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग हैं जिनका कि 70-80s में भी यहाँ के बाल रहते हैं, पीछे के बाल रहते हैं। हाँ हाँ। इसको परमानेंट जोन बोलते हैं, और यहीं से बाल निकाल के हम फ्रंट में लगा देते हैं। आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारा खान पान हो गया है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हाईलाइट होकर आती है, वो है बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स। कई ऐसे लोग हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या है, कईयों के डैंड्रफ कभी जाता नहीं है, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स की, इन्फेक्शंस की, इनके क्या कारण होते हैं और क्या क्या साइंस जो हैं वो आपको देखने हैं, वॉच आउट करने हैं और आपको एक्शन लेना है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की भी, क्योंकि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई ट्रीटमेंट इसका किस तरह से होता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट सेशन में मौजूद हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जांगित। डॉक्टर जांगित ने अपनी सेवाएं एम्स में भी दी हैं और अभी स्किन क्योर क्लिनिक में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
डॉक्टर जहांगीर, आपका एनबीटी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अगर आप देखेंगे ना तो आज हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है अब। तो अगर हम मेजर कॉजेस की बात करें, कारणों की बात करें, तो क्या कारण है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहे हैं, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं? इस पर आपका क्या कहना है? सो देखिए, हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें हम समझ लेते हैं कि हेयर Okay. लॉस क्या होता है, हेयर फॉल क्या होता है और एक हेयर डैमेज क्या होता है। ओके। देखिए, हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि हम जो बाल है अपने हाथों में देखते हैं, दिस हम्म, कॉल्ड हेयर फॉल। ओके, ठीक है। और ये हेयर फॉल जनरली नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। ओके। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि लेस देन 100 हेयर फॉल इज अ नॉर्मल हेयर फॉल। अच्छा, 100 से कम नॉर्मल है। नॉर्मल हेयर ठीक फॉल। है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गया, हम्म, ओके, मीन्स एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल हेयर फॉल, ओके, कभी कभी होने के चांसेस रहता है। तो 100 से ज़्यादा होना इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है। हम्म, तो अगर आपका एक्सेसिव और एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे बाल कम हो गए हैं, उसको बोलते हैं हेयर लॉस। तो हेयर लॉस हमें से यहाँ से देखा जाता है, हेयर फॉल हम विजुअली देखते हैं, आंखों से ठीक देखते है, हैं, राइट। ठीक है। और एक होता है हेयर डैमेज होना। हम्म, तो हेयर डैमेज का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने हेयर के ऊपर, तो उसमें Okay. शाफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, शाफ्ट मतलब इसको बोलते हैं हेयर को। ठीक है। इन जनरल मेडिकल में हेयर को हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। ओह, और हेयर का मतलब होता है पूरा बाल रूट से, और उसके साथ साथ अच्छा, में उसको सराउंडिंग्स को बोलते हैं, राइट। ओके। तो हेयर शाफ्ट अगर आपका डैमेज हो रहा है किसी वजह से, जैसे अगर हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि कोई हीट ट्रीटमेंट कर लिया, कुछ कलरिंग कर लिया, या फिर ऐसे कुछ शैम्पूज वगैरह यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारा हेयर की जो क्वालिटी खराब हो रही है उसको बोलते हैं हेयर डैमेज, राइट। और ये मान के चलिए कि हेयर फॉल, हेयर डैमेज और हेयर जो एबनॉर्मल हेयर फॉल है, सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है इन दिनों के अंदर। ओके। और एक्सेसिव हेयर फॉल की बात करें या फिर एबनॉर्मल हेयर फॉल की बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा, वो होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। अच्छा, ये मीन्स क्या होता है? आनुवंशिक गंजापन बोलते हैं जिसको। और हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारे स्काल्प पे बाल कितने ज़्यादा रहने वाले हैं और कब तक टिकने वाले हैं और कब हमारा ये फॉल होने वाला है। मतलब जेनेटिकली ये सारी चीजें डिपेंड करती यस, हैं। जेनेटिकली होती है और ये मोस्ट और ये सबसे कॉमन कॉज माना जाता है। ठीक है। और ये मान के लिए चलिए कि मेल के अंदर बात करें तो मेल में ऑलमोस्ट 30% पीपल दे विल हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ओह गॉड। और 50% हम जो मेल होते हैं, ऑलमोस्ट 50% हेयर लॉस हो चुका होता है उनका। तो गंजापन काफ़ी होता है। उसी तरह से अलग अलग कॉजेज और भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस और डाइट इंड्यूस हेयर लॉस भी होता है। आजकल हम डाइट उतना अच्छी नहीं लेते हैं। और एक होता है जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हमारे, कुछ कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। एक होता है उसको बोलते हैं भाई, हम कोई भी इंटरनल कंडीशन होती है वो हमारे एक्सेसिव हेयर लॉस कर सकती है। बालों का अच्छा होना मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बाल अच्छे हैं, इसका मतलब है आपकी बॉडी अच्छी है। अगर आप बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मान के चले कि हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहता है आपका। ओके। तो कोई भी क्रोनिक कंडीशन होती है, जैसे कि जो लंबी चलने वाली बीमारी होती है, उसके अंदर आपका हेयर लॉस होने का चांसेस रहता ही रहता है। कभी कभी जैसे प्रेगनेंसी के बाद में होने का चांसेस रहता है। और जैसे कि अगर हम बात करें कोई डिजीज़ हो गया या फिर कोई ड्रग्स, कुछ मेडिसिन वगैरह होगी, वो भी हेयर फॉल कर सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि आपका हेयर फॉल होता है। लेकिन इन दिनों में देखा जाता है तो स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस ज़्यादा होता है। डाइट हम उतना नहीं ले पा रहे हैं, स्लीप पैटर्न हमारा चेंज हो गया है, और हम कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं अपने मन से, तो वो भी हमारा एक हेयर लॉस या हेयर डैमेज का कारण ज़्यादा हुआ इन दिनों में। आई थिंक डॉक्टर, आपने एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, सारे कॉजेज कवर कर लिए हैं। आपने बहुत हाईलाइट किया है कि आजकल की हमारी जो डाइट हो गई है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो डाइट में ऐसी क्या चीज़ों की कमी हो रही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें बाल किससे बने होते हैं, तो वो एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर होती है। और सो प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, मल्टीविटामिन्स वगैरह होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली, जैसे कि अगर हमारा एक हेयर फैक्ट्री है, तो उस हेयर फैक्ट्री में प्रोटीन एक तरह का कच्चे माल की तरह काम करता है। अच्छा। मीन्स आपके लिए बाल बनाना जब शुरू होता है तो एक कच्चे माल के लिए प्रोटीन की नीड होती है, लेकिन उस फैक्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए, उसके एंजाइम्स को ठीक रखने के लिए हमारे पास में जो दूसरा पार्ट होता है वो मल्टीविटामिन्स या फिर उसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, मीन्स कह सकता है कि आपका एक प्रॉपर डाइट होना ज़रूरी है, तभी आपके बाल अच्छे बन पाएंगे, अच्छे ग्रो कर पाएंगे। ओके, और अगर हम डाइट की बात करें तो जनरल में 4-5 चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन के लिए सबसे अच्छे होते हैं लेग्यूम्स या दालें बोलते हैं जिसको, तो दालों का होना ज़रूरी होता है। सेकंड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितना अच्छा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे ना, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। थर्ड हम बात कर सकते हैं कुछ नट्स वगैरह, ओके, यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ, नॉट लाइक दैट मच, फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे लिए विटामिन B12 के लिए हमारे पास इन जनरल होते नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ या तो नॉन वेज का पार्ट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक तो है। ये 4 या 5 चीज़ें हमारे बॉडी में बैलेंसली होना ज़रूरी है। और एक बात ही ज़रूरी है कि
बॉडी में ऑल द टाइम क्या होता है, कभी कभी कुछ डेफिशिएंसी होती है, हाँ, कुछ हाँ, कमी हो जाती है, हम्म, तो कमी को पूरा करना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। जैसे एक हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, होना जरूरी है, तो लेकिन कभी कभी कुछ चीज़, जैसे एग्जांपल फीमेल्स की हम बात करें, तो पीरियड्स के दौरान थोड़ा सा अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उनको, तो आयरन डेफिशिएंसी होने का चांसेस रहता है। तो उसके बाद में फिर आयरन कम है तो उसको पूरा करना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ लोडिंग डोज वगैरह होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज हाउ दैट वी हैव टू बैलेंस अवर डाइट। कमी है तो उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो डॉक्टर अभी आपने बताया कि क्या क्या चीज़ों की अगर कमी है तो आपको किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करनी है, और उनके नाम भी ले, कि जैसे दालें ले सकते हैं आप, या नॉनवेज ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारी डाइट में जिसकी वजह से, जो गलत हैं, हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है, हेयर की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं? देखिए क्या होता है कि चीज़ें सारी होती है लेकिन वो कम होती है फिर ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें ये पिज़्ज़ा या बर्गर या फिर जो न्यू फूड की बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या फैट का पार्ट ज़्यादा है, जो जनरली फैट की नीड नहीं होती है। ओके, अच्छा। तो ट्रेस एलिमेंट्स एंड मल्टीविटामिन थोड़े कम होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती है ज़्यादा होती है। तो क्या कहने का मतलब है कि उसको बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर हम एक दिन, अगर आपने लगता कि यू कैन हैव काइंड ऑफ अ गुड फूड लाइक ठीक दैट, है, ओके, हाँ। तो नेक्स्ट आपको दूसरी चीज़ ऐड करना जरूरी होता है। तो आप ओह, अपना एक 1 वीक का प्लान रखिए, ऐसा नहीं कि हर दिन हर चीज़ खाना जरूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक वीक के अंदर आप इस सबसे डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ मुझे इस दिन खानी है, कुछ दिन दूसरे दिन खानी है। तो कहने का मतलब बैलेंस डाइट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो मतलब आपने जितना हाईलाइट किया, आपने ये बोला कि अगर आपकी डाइट है तो वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए, गुड फैट्स एक्चुअली। राइट। सो डॉक्टर, अगर हम बात करें कुछ और रीजंस की, कॉजेस की, तो जब मेल और फीमेल की हम बात करते हैं, आपने बताया था कि मेल में ज़्यादा गंजापन देखने को मिलता है, उनको हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या इनकी कॉजेज अलग अलग है मेल और फीमेल में? कुछ कॉजेज फीमेल्स में ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के मैंने बताया कि कुछ डेफिशिएंसी का पार्ट ज़्यादा हो सकता है। वर्षा में भी मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 60% फीमेल्स दे हैव काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन यस, इन इन इंडिया। इंडिया की बात true. कर रहा हूँ। ओके, तो अब सोचिए अगर 60% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रोन है इस चीज़ के लिए, हेयर लॉस के लिए, इंडियन फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह से अगर विटामिन B12 की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स दे हैव डेफिशिएंसी, क्योंकि हम इंडिया के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि वेज खाते हैं और हो सकता है कि नॉन वेज उतना मिलता नहीं है, दोनों ही पार्ट है। तो ये कॉजेज थोड़े ज़्यादा होते हैं। सेकंड होता है कि एग्जांपल अगर हम बात करें पीसीओडी की या पीसीओएस की बात यस, करें, तो हाँ। ऑलमोस्ट 20 to 30% फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें कि कुछ पीसीओडी का पार्ट होता है, कि हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस होने का चांसेस रहता है। और पीसीओडी इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ओके, पहले तो यस, क्या होता था कि जैसे एग्जांपल हम खेतों में काम करते थे, तो हाँ। डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें ठीक थी। और अगर बात करें अपन रूरल एरिया के अंदर, तो पीसीओडी का पार्ट थोड़ा कम होता है, ओनली 10 to 20% के आसपास ही होता है, जबकि अच्छा। अर्बन की बात करें वहाँ पे 20% से ज़्यादा होता है, 30-40% के आसपास होता है उनका। और अगेन लाइक बिकॉज ऑफ डाइट एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, ये ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। कुछ कंडीशंस फीमेल में ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। ओके, कुछ क्रोनिक कंडीशंस फीमेल में ज़्यादा होती है, और ये कुछ ऐसी डिजीजेज भी होती है जो कि हार्मोन्स इंड्यूस, या फिर दूसरे डिजीज ज़्यादा होती है जो कि आपका एक्सेसिव हेयर फॉल कर सकती है कर फीमेल्स के सकते अंदर। हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटा तो सेम ही होता है, बट उनके जो परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा हो सकते कम हैं ज़्यादा। कॉजेज वाले। ओके, परफेक्ट। सो आपने डॉक्टर आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मेल्स में मेजर क्या कॉजेज होते हैं, फीमेल्स में मेजर क्या कॉजेज होते हैं। तो उनमें से मान के चलिए कि 70 to 80% जो पार्ट होता है हमारा, वो मेल और फीमेल हेयर लॉस वाला पार्ट ही होता है। दूसरे कोजेज दूसरे भी होते हैं, दूसरे कोजेज और भी होते हैं, जैसे कि आपका डेफिशिएंसी वाला पार्ट हो गया। ओके, उनके और मैं देखा कि ऑलमोस्ट 50% जो फीमेल होती है ना, वो कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर। ओके, एग्जैक्टली। और एक कॉमन कोज होता है, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा, जो कि हाँ। काफ़ी 2 to 3% लोगों के अंदर होता है, काफ़ी कॉमन है। और अगर हम बात करें बच्चों के अंदर, क्योंकि आपने बोला इन्फेक्शन का पार्ट, तो बच्चों में क्या होता है कि जो मेन कोज होता है इन्फेक्शन वाला होता है, वहाँ पे हार्मोन्स वाला पार्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो अच्छा। डेफिशिएंसी होना, कुछ कमी हो गया, ठीक है, या फिर हो गया जैसे एग्जांपल कि टीलोजन बोलते हैं कि कुछ बॉडी में कुछ वेरिएशंस होते हैं, तो उसकी वजह से आपका हेयर लॉस ज़्यादा होता है, और एक इन्फेक्शन का पार्ट। दीज थिंग्स आर मोर कॉमन इन द किड्स। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक मोस्टली जो आपने अभी रीजंस बताया, जो प्रॉब्लम्स बताई हेयर रिलेटेड, एक तो हेयर फॉल है, और डैंड्रफ भी आई थिंक डॉक्टर काफी कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल। जी जी, देखो डेंड्रफ में क्या है कि डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नहीं करता है। अच्छा। हाँ, डेंड्रफ एक स्किन के अपर लेयर की प्रॉब्लम है, और डेंड्रफ कैसे कर सकता है, वो 2 या 3 वजह से कर सकता है थोड़ा बहुत हेयर लॉस। और जो हेयर लॉस होता है वो भी टेम्परेरी होता है, मीन्स परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता है। आप देखिए ना बच्चों में कितना डेंड्रफ होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका बिल्कुल गंजापन आ जाए, एग्जैक्टली। नहीं आता ना। नहीं। और हर पर्सन है वो डेंड्रफ से कहीं ना कहीं परेशान रहता है थोड़ा बहुत, है ना, अपनी 16 से लेकर 25 ईयर वाली एज के अंदर, है ना। तो अगर हम बात करें एक डेंड्रफ की बात करें, तो उसमें कुछ पार्ट फंगस का पार्ट होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन कर सकता है, और इन्फ्लामेशन क्या होता है कि हमारे हेयर साइकिल को थोड़ा सा
चेंज कर सकता है, Change जिसमें हमारा जो ग्रोइंग फेज वाला पार्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके कभी कभी अगर इन्फेक्शन की बात करें तो सीवियर फॉर्म जिसको बोलते हैं सीवोरिक डर्मेटाइटिस, या फिर हम्म। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ पार्ट परमानेंट हेयर लॉस का हो सकता है। ठीक है लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि डेंड्रफ ज़्यादा हेयर लॉस नहीं करता। और दूसरी बात है कि डेंड्रफ हम जैसे ठीक करते हैं तो वो रिवर्स भी हो जाता है वापस। दोबारा वापस आ जाता है। यस, बाल सारे वापस आ जाते हैं। सो डॉक्टर, जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, अलग अलग शैम्पूज ट्राई करके देख लिए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? देखिए, डेंड्रफ को मैं एक बीमारी नहीं समझता। अच्छा ठीक है। डेंड्रफ एक तरह का स्किन कंडीशन है, स्काल्प का कंडीशन है, जो कि 16 से लेकर 25 साल के बीच में होने वाला है हमारा। ओके, और 25-28 साल के आसपास आप मानोगे कि आपका डेंड्रफ धीरे धीरे कम हो जाएगा। 16 से 25 के बीच में क्या होता है कि आपका स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि ऑयल प्रोडक्शन होता है, और ऑयल के बाद में फिर आपके स्किन के अंदर फंगस का ग्रो होता है, और हम उतना अच्छा क्लीन नहीं कर पाते, हम बाल लंबे रखते हैं स्टाइल के लिए। Yes, that's true. तो ये भी एक रीज़न बनता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर ये डेंड्रफ जमा हो जाता है और हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या कि 25, 26, 27 साल के आसपास हमारे हार्मोन की एक्टिविटी कुछ कम होती है, ऑयल का जो प्रोडक्शन कुछ कम होता है, तो डेंड्रफ अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो जब तक आपको डेंड्रफ है तब तक आपको उसको मैनेज करके रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है और इसके लेने के बाद में आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके आपको रोज मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो जनरली क्या होता है कि हमें एक एक्सेसिव डेंड्रफ को ठीक करने में रफली 2 वीक्स लगते हैं हमें। उसके बाद में इजी होता है हमारे लिए उसको मैनेज करना। तो एक मिनिमल डेंड्रफ या एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू वगैरह होते हैं, वी हैव टू यूज। आपका स्काल्प आपको क्लीन दिखेगा, लेकिन मान के चलिए कि प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आइडियली क्या होता है कि डेंड्रफ के लिए सप्ताह में 1 दिन अगर ठीक होता है, अगर आपका स्किन ऑयली है, तो अभी सप्ताह में 1 दिन आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए। और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो उनको ऑयल करना चाहिए, बालों को ऑयलिंग वगैरह ऐसी सारी चीजें उनको सूट करती हैं? ये हमारा एक सोसाइटी का सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम बालों के ऊपर अगर या तो हम दही लगाएंगे या फिर अगर हम कुछ ऑयल लगाएंगे तो हमारा डेंड्रफ कम होने वाला है। वो कम नहीं होता है, वो हाइड हो जाता है बेसिकली। और हाइड होने के बाद में क्या होता है कि वो ज़्यादा फ्लेयर अप होता है। फिर एग्जाम्पल, हमारा स्किन अगर ड्राई होता है तो हल्का सा फ्लेकी दिखता है। जैसे हम ऑयल लगाते हैं तो लगता है अच्छा दिखता है ना। हाँ, शांत हो जाता लेकिन है। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लेकीनेस वाला पार्ट है ना, वो हाइड हो जाता है। उसमें अगर आप ऑयल से भर दोगे ना तो ऐसे लगेगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। जबकि आपने फंगस को एक कह सकते हैं कि आपने एक एक्स्ट्रा सोर्स दे दिया ऑयल का या फूड का सोर्स दे दिया आपने, तो अब इसको ज़्यादा ग्रो करेगा वो आपका। तो जब आप ऑयल से लगाओगे तो कम दिखेगा, लेकिन अगले 1 से 2 सप्ताह में वो ज़्यादा फ्लेयर अप होकर आएगा और बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होगा। तो अगर आपको डेंड्रफ है तो फ्लेक दिखने दीजिए आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ कीजिए, और द टाइम आप देखोगे कि वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो कभी भी डेंड्रफ वाले या जिनका लगता है स्काल्प ज़्यादा ऑयली है, उनको फर्दर ऑयल लगाने की नीड नहीं है। तो अगर ऑयलिंग की हम डॉक्टर बात करें, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, हफ्ते में कितने बार ऑयलिंग करना चाहिए? ऑयलिंग करना इंपॉर्टेंट होता भी है बालों के लिए, नहीं होता है? देखिए, ऑयलिंग अगर हम बात करें तो बालों के लिए, अगर बालों की बात करें, 2 से 3 सेंटीमीटर तक बाल होते हैं ना हमारे, जो नेचुरल ऑयल है उसी से नरिश हो जाते हैं, है ना। तो अगर जो लोग बिल्कुल छोटे बाल रखते हैं जैसे 2 to 3 सेंटीमीटर, उनको ज़्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी ही उसको नरिश कर देता है। ठीक है। पहली बात। सेकंड, जो हम बाहर से ऑयल लगाते हैं ना, वो बालों के लिए लगा रहे हैं, स्काल्प के लिए नहीं लगा रहे। स्काल्प तो ऑलरेडी ऑयली होता है हमारा, ठीक है। तो अगर आप बाल लंबे रखते हैं जैसे कि फीमेल्स में, तो दैट वी कैन कीप अ काइंड ऑफ, वी कैन अप्लाई द ऑयल, है ना। एक होता है कि ऑयल की मसाज करना, जड़ों में मसाज करना, ठीक है। इंडियन ट्रेंड ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि रात को लगाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम वॉश करते हैं। इसके पीछे कोई अच्छा साइंटिफिक एविडेंस है नहीं कि ये कोई फ़ायदा देने वाला है, लेकिन ये एविडेंस ज़रूर है कि ये नुकसान ज़रूर करता है ना। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको ऑयल लगाना है, मसाज करना है, तो यू कैन डू इन द संडे मॉर्निंग, सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए, अच्छा सा मसाज सो कॉल्ड चंपी कर लीजिए, सो दैट कैन इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन फॉर यू, ओके। और उसके बाद में ग्रोथ होने के चांसेस भी रहता है। इट्स ओके कि आप रिलैक्स भी होता है, बिकॉज स्ट्रेस भी होता है, तो आपको अगर आप मसाज करते हैं तो स्ट्रेस वाला पार्ट भी अच्छा फील होता है, यू विल फील गुड, और फील गुड वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। सो हम डॉक्टर ये बोल सकते हैं कि अगर हम हेयर ऑयल लगाते हैं तो बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में पॉसिबल होती हैं? ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो कि हमारे बालों की ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। आजकल ना मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, मतलब जो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप ये ऑयल लगाएंगे तो आपका गंजापन एकदम गायब हो जाएगा विद इन 1 मंथ, या ये भी क्लेम किया जाता है कि कुछ दिनों में ही आपके बाल दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल में ट्रू है या काम करता है या सिर्फ एक फैड है? ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जी। अगर हम बात करें कि स्किन के अंदर हम ऑयल लगा रहे हैं तो स्किन में कहाँ तक जाएगा वो?
स्किन की लेयर्स तक ही जाएगा। बट हेयर तो बहुत डीप होते हैं, हेयर रूट्स बहुत डीप होती है। अगर आप हेयर की रूट्स पे कुछ उसके इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो पर्टिकुलर ऑयल हमारी बॉडी के रूट तक पहुँच या हेयर के रूट तक पहुँच जाए, नहीं पहुँच सकता। अगर ऑयल हेयर की रूट तक पहुँच जाए इसका मतलब ये कि आपकी स्किन के अंदर काफ़ी ऑयल जा चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक रात अपने हाथ को ऑयल में रख दिया ना, तो नेक्स्ट डे तो वो इतना मोटा हो जाना चाहिए, भारी हो जाना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वो कहाँ तक उसका पेनिट्रेशन होता है। तो ईमान के चलिए डेड लेयर तक ही होता है, लाइव स्किन तक आपका इतना पैकिंग होता है, स्किन बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका ऑयल है उसके अंदर नहीं जा सकता, है ना। तो पहली बात है कि इसका पेनिट्रेशन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सेकंड, उसमें होते क्या है, एक ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स मतलब, है ना, ठीक है, समझ सकते हैं जी। और उसका रोल हेयर ग्रोथ के लिए कितना है, ज़्यादा नहीं है, ओके। अगर आपने कुछ चीज़ मिलाई या कुछ मिक्स किया ऐसे चीज़ें, तो वो कैसे स्किन के अंदर जाएगा, नहीं जा पाएगा। हम देखते हैं कि आप देखा होगा कि जो है इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग हैं ऐसे घोट घोट के बना रहे हैं ऑयल को, है ना। और हमें देखना बड़ा अच्छा लगता है उसको कि वाह कितना तरीके से, कितना मेहनत से बना रहे हैं और कितना नेचुरली बना रहे हैं। वो नेचुरली हमारी स्किन में कभी भी जा नहीं सकता। क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर तो फिर दवाई कैसे जा सकती है। अगर हम जो सीरम लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा सकता है वो। तो सीरम जब हम प्रिपेयर करते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, ये क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जहाँ तक हमें रूट में पहुँचाना है, ये जहाँ तक पहुँचाना है, तो वहाँ तक एक कड़ी जोड़ी जाती है कि भाई ये दवाई ये यहाँ तक इसको ये पहुँचाएगा, यहाँ से ये पहुँचाएगा इधर, है ना। ये यहाँ जैसे एग्जांपल, अगर हमें अमेरिका से अगर आपको मेरे गांव में आना है तो सबसे पहले मुझे फ्लाइट लेना होगा। तो एक फ्लाइट आपका एक कह सकते हैं कैरियर हो गया आपका। उसके बाद मुझे बस लेनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं घर पे जाऊंगा। तो आपके पास में एक चेन है जो कि उस जगह तक पहुंचाने का काम करती है। इसी को बोलते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये पूरा सिस्टम होता है, तभी जाके वो कोई भी सीरम वगैरह होता है हमारे रूट्स तक पहुंच पाता है और वो काम कर पाता है। वो क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसके पीछे साइंस है पूरी, है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको हेयर लॉस है तो हेयर लॉस में हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कभी नहीं होता है। हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है उसका ट्रीटमेंट होता है, है ना। एग्जाम्पल, किसी को बुखार आ गया, ठीक है, तो बुखार आए तो बुखार की दवाई नहीं देते उसको। बुखार किस वजह से हो रहा है, मलेरिया की वजह से, तो ट्रीटमेंट मलेरिया का होता है, बुखार अपने आप चला जाएगा। अगर एग्जाम्पल, अगर जैसे एग्जाम मुझे आयरन डिफिशियंसी है और मुझे ऑयल लगाया जा रहा है स्कैल्प के ऊपर, तो मैं ठीक नहीं हूँगा। पहले मुझे उसका जांच करनी पड़ेगी कि किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है। वजह देखा जाए तो आयरन डिफिशियंसी मिला है, और मैंने अगर आयरन की एक गोली भी खा ली ना तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी मुझे, और अगले 1 मंथ के अंदर मेरा हेयर लॉस ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये ज़रूरी है कि उस कारण का ट्रीटमेंट किया जाए। तो उस कारण, कौन सा कारण हो सकता है, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। ओके, तो कभी भी मैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा कभी भी अपने मन से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। मैं दर्शकों से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने मन से ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। आप कोई भी तकलीफ है आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर मुझे ये तकलीफ है और इतना हेयर लॉस हो रहा है। डॉक्टर उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, जांचेंगे और उस कोज को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। आई थिंक इंडिया में डॉक्टर, आई थिंक आपने ना ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट की, क्योंकि इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बालों की बात कर रहे थे, आपने बताया था लोग दही लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे DIY मास्क भी आजकल बनाए जा रहे हैं जिसमें वो अंडा लगाते हैं अपने स्कैल्प पर। बहुत कई बार एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया जाता है। राइस वाटर आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो क्या एक्चुअल में ये चीज़ें भी इफेक्टिव होती हैं, हमारे बालों को फ़ायदा पहुँचाती हैं? जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर की हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती है जी, है ना। 2 चीज़ें हैं वर्षा मैम, एक होता है हमारा कल्चर, एक है विज्ञान। ये दोनों को अलग अलग रखना चाहिए हमें, है ना। अगर हम सोचें कि हम बालों पे तेल लगा रहे हैं, अगर हम नहीं लगाए तो इसलिए लगता है कि हमारा कल्चर का अपमान हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। कल्चर में अभी भी प्रिजर्व रख सकता हूँ मैं, है ना, लेकिन वो पार्ट है साइंस का, ठीक है। तो हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारी लेगेसी, ये सब अलग अलग है और एक साइंस अलग चीज़ है। तो साइंस को अलग रखना सीखिए आप। अगर हम साइंस को अलग रखना सीखेंगे ना तो हम कल्चर भी प्रिजर्व कर पाएंगे और साइंस को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। और सेकंड क्वेश्चन पूछा आपने कि अंडे का कुछ लगाना, तो अगर हम अंडे को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बालों के लिए थोड़ा ठीक हो, ठीक है। अगर कहीं लगता है कुछ ब्रेकेज वगैरह है, दैट इज़ ओके। बट अगर हम ये सोचें कि अंडा लगाने से हमारे हेयर ग्रोथ हो जाएगा तो नहीं होने वाला, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारा बाल डैमेज है और हम अंडा लगा रहे हैं, तो अंडे के अंदर 2-3 चीज़ें होती है, कुछ पार्ट प्रोटीन का भी होता है, कुछ पार्ट फैट का भी होता है। तो अगेन लाइक फैट कैन इम्प्रूव अवर ना सिल्कीनेस,
एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बालों के स्ट्रैंड को हेल्दी कर सकता है वो। अगर फ्रिजी हो रहे हैं इसको इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन वो ग्रोथ करेगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो डॉक्टर ना सबके अलग अलग टाइप के बाल होते हैं, हेयर टाइप्स बहुत अलग, किसी के स्ट्रेट होते हैं, कर्ली होते हैं, फ्रीजी भी होते हैं बहुत से लोगों के बाल। तो जैसे मेरा हेयर टाइप है, मेरे ना स्ट्रेट बाल हैं बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेटनिंग और ये सारे आजकल मशीन्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता आपने है करा कभी रखे हैं कभी। अपने? जी, क्या करा रखा है? स्ट्रेट नहीं करा रखा अपने बालों को? हाँ, सो अभी मैंने करा रखा है हाँ जी, एक्चुअली, बट यूजुअली नहीं होता है। हाँ। सो स्ट्रेटनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कभी-कभार, तो ये सारी चीज़ें ना बालों को डैमेज कर देती हैं। इवन अभी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हेयर फॉल होने लग गया है। तो आप पेशेंट को देखकर बता सकते हो कि किस रीज़न से हो रहा होगा उनको हेयर फॉल, या हेयर फॉल हो भी रहा है, या हेयर की प्रॉब्लम है भी या नहीं है? राइट। अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, सबसे पहले हमने जैसे स्टार्ट में बात की थी कि लेस देन 100 हेयर फॉल इज़ नॉर्मल, ओके। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे 20 या 30 बाल गिर रहे होते हैं और पता चला कि 60-70 बाल गिर रहे हैं, तो हम एकदम से चिंता करना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल देयर इज़ अ काइंड ऑफ नॉर्मल हेयर फॉल, ओके। ओके। ये क्यों होता है एकदम से? इसको बोलते हैं हम साइक्लिक हेयर लॉस। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि फॉलिंग स्टेज के बाल एकदम से आ जाते हैं, फॉलिंग स्टेज वाले बाल, और हेयर लॉस एकदम से ज़्यादा दिखता है, ओके। और वो 2 या 3 महीने तक रहता है और अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन वो एक एबनॉर्मल हेयर फॉल का पार्ट नहीं है, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट फर्स्ट, ओके। तो काफ़ी बार मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर पहले तो 20-30 बाल झड़ते थे, अब देखो 50, 60, 70 तक बाल गिर जाते हैं। इनफैक्ट एक ये भी होता है हमारा साइकोलॉजिकली कि हम उस चीज़ को फिर ज़्यादा देखते हैं, हाँ, एक है ना? बार पता चल कि जाता एक है बाल तो भी गिरा है, पूरा टाइम फोकस उसी पे हाँ, रहता तो है। हमें या फिर हम देखते हैं कि हाँ, कहाँ बाल गिरा है, कहाँ हाँ, नहीं गिरा है, तो हम एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल हेयर फॉल। ओके, परफेक्ट। अब बात करते हैं कि अगर हम स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर और कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं हेयर पे, तो जैसे मैंने बताया कि ये हेयर डैमेज कर सकता है, हेयर लॉस नहीं कर सकता, ओके। एंड देयर आर मेनी टूल्स आर देयर जहाँ से हमें पता चल जाता है कि वास्तव में हेयर डैमेज का पार्ट है या फिर हेयर फॉल का पार्ट है आपका, ओके। हेयर लॉस तो कहाँ से नहीं हो रहा, तो हेयर लॉस में कुछ पैटर्न्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे जो है वो इसके स्टार्टिंग में कि एम पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो कि वास्तव में हार्मोन इंड्यूस होता है। उसी तरह से हर एक डिजीज़ अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है हेयर के ऊपर, हम उसको रीड कर लेते हैं, ओके, कि ये आयरन डेफिशिएंसी में किस तरह का हेयर लॉस हो सकता है, एक जनरल हार्मोन्स की वजह से कैसे हेयर लॉस होता है। अगर कोई हेयर की बीमारी है तो वो किस तरह का पैटर्न देंगी हमारे जो है इसके ऊपर, हेयर के ऊपर, हेयर लॉस के ऊपर, वो हमें पता होता है। ओके। तो पढ़ाई यही है हमारी, टर्मिनोलॉजिस्ट इसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं कि भाई ठीक है कि क्या कोज़ है, उस कोज़ को हम पहचान पाएँ और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो डॉक्टर कभी-कभार क्या होता है ना कि बालों में पेन बहुत होने लग जाता है। अभी जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं काफ़ी कई बार होता है स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल होता है, या मशीन्स का बहुत इस्तेमाल होता है बालों पे, तो पेन फ़ील होने लगता है, लाइक रूट्स में बहुत पेन फ़ील होता है। तो इसका क्या निवारण है? कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? देखिए, पेन इन जनरल क्या होता है, अगर आपको एक ट्रांजिएंट सा पेन होता है थोड़ा-थोड़ा, तो कभी-कभी आपके हेयर के स्ट्रक्चर की वजह से भी हो जाता है। ओके। अगर आपके हेयर ज़्यादा थिक होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं डायरेक्शन में ही वो रहने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभार क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तब हमारा कुछ पेन फील होता है, क्योंकि आपके हेयर एक जगह दब जाते हैं, ओके। हाँ, और उसके हाँ। बाद हम स्ट्रेट करते हैं तो हमें लगता है थोड़ा-सा कि वो एक हल्का-सा नर्व्स थोड़ा-सा कहते हैं टच होती है उसके जी, अंदर, ठीक जी। है। बट इन जनरल ये कोई बीमारी का पार्ट नहीं होता है जनरली, ओके, ठीक कि है। भाई हमें थोड़ा माइनर पेन हो सकता है। अगर पेन की बात करें हेयर के अंदर तो कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि फोलिकुलाइटिस हो गया, कोई बैक्टीरिया का अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे होने का चांसेस रहता है। लेकिन इन जनरल स्काल्प पे पेन होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसका कोई कारण है वो दूसरा हो, उसका रीजन कोई दूसरा हो। मेजर क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? लाइक हेयर से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होती है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है अलग? जनरली हेयर से रिलेटेड नहीं होती है, वो अच्छा। स्काल्प का पार्ट होता है, तो हो सकता है जैसे किसी को पेन अलग चीज़ है और एक हेडेक अलग चीज़ है, हुँ। ठीक है। तो उसके पीछे अगर कोई सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, तो उसको तो रूल आउट करना होता है, ओके। किस तरह का पेन है, कब से पेन हो रहा है, तो वहीं एक बार एग्जामिन करके या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसको रूल आउट करना होता है। डॉक्टर आजकल ना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस ये भी बन गई है कि लोग ना ऑनलाइन बहुत ऑर्डर करते हैं हेयर प्रोडक्ट्स, सीरम्स हो गए, मास्क हो गए, और हेयर ऑयल भी बहुत ज़्यादा ऐसा एक होता है ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कि अगर मेरे किसी फ्रेंड को सूट कर गया तो मैं भी मंगवा लेता हूँ, मुझे भी सूट कर जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है एक्चुअल में क्या ये सही है, या हमारे हेयर को और ज़्यादा डैमेज कर सकती है? देखिए, मेरी ओपीडी के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 40% पीपल दे आर कमिंग विद हेयर फॉल, ओके। ओके। और उनमें से ऑलमोस्ट 50% पीपल दे आर कमिंग विद बिग बैग्स। अच्छा, जो प्रोडक्ट से भरे हुए बैग्स। और ये मान के चलिए कि उनका जो हमारा जो एक कन्वर्सेशन होता है ना, वो एक डिफरेंट लेवल में ही होता है, ओके। वो ये आके बोलते हैं कि डॉक्टर देखिए मेरा हेयर फॉल हो रहा है। वो इस बात पे जंप करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर आई बॉट मेनी प्रोडक्ट्स और मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा मैं यूज़ करूँ, ओके। ओके।
और ये मान के चले कि ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स मुझे इसमें लग जाते हैं कि भाई कौन कौन से वो दिखाने में लग जाते हैं। ओह गॉड। है ना? सो ऐसा नहीं होना चाहिए इन जनरल। देखिए हेयर फॉल जिसमें मैंने बताया ना कि एक तरह का अगर बात करें तो नॉर्मल भी हो सकता है और एक एबनॉर्मल भी हो सकता है, और हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है आपको तो ये मान के चले कि उसके लिए आपको एक अच्छे इन्वेस्टिगेशंस की नीड होती है सबसे पहले। और अगर आप वो चीज़ उस कोच पे काम नहीं करोगे ना, तो आप कितना ही प्रोडक्ट ले लीजिए आप, ठीक है, वो काम नहीं करने वाले आपके। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरा ये आयरन डेफिशिएंसी वाला। ओके, तो इस तरह के प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सेकंड है कि अगर आप कोई ऑनलाइन यूज़ करते हो ना या ऑनलाइन आप खरीदते हो ना, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कितना कंसंट्रेशन लेना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, उसका केयर कैसे करना है, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स आर देयर। जी। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिस रहती है इसमें, ठीक है। और मैंने देखा काफ़ी बार कि डॉक्टर में जो है वो इस तरह मैं यूज़ करती हूँ मेडिसिन वगैरह है, तो मुझे लगता है कि इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके। ओके, और दूसरी बात इसमें कि इसे एक मैसेज गलत जाता है कि ये दवाई काम नहीं कर रही है। अप्रोच से ये था कि वास्तव में वो दवाई आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी, वो तो डॉक्टर डिसाइड करने वाले थे आपके लिए। एग्जैक्टली। है ना? तो इससे 2-3 मैसेज गलत जाता है। एक तो ये होता है कि डॉक्टर ये दवाई मेरे को जो है वो सूट नहीं करती है बिकॉज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जबकि उसका सही तरीका अगर से आप यूज़ करोगे ना, तो वही दवाई आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, तरीका बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ। तो इस तरह से मेरा मानना है कि प्लीज़ मेडिसिन आप मत खरीदिए। अगर आपको लगता है हेयर फॉल है तो आप उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने मेजर मिस्टेक्स बताई क्या लोग करते हैं जब वो अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो, या फिर नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बालों से जुड़ी समस्याएं जो हैं उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उनका क्या रूटीन होना चाहिए, किस तरह से वो अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं? मेरे हिसाब से कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इन डीआईवाई या फिर ऑनलाइन जो है, उसमें एग्जैक्टली। नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा समय निकालिए और डॉक्टर से मिलिए एक बार। और डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि एमडी किए होते हैं, उनसे मिलना उनको। आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाम से कोई चीज़ आई है नहीं, तो ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना है या फिर ऐसे इंस्टा डॉक्टर के पास में नहीं जाना है। ओके, आप उसकी एक बार डिग्री जरूर चेक कीजिए और लगता है कि दिस इज सर्टिफाइड ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर, उनके पास ही जाइए आप, है ना? ओके। आप प्रेजेंट करोगे तो वो सारा काम डॉक्टर कर लेगा आपके पास में, बिकॉज वो उसी के लिए ट्रेंड होता है। तो जनरली जो मेरा अप्रोच ये होता है कि हम एक अच्छी हिस्ट्री पूछते हैं कि किस वजह से हो सकता है, एक वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं उस हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं स्काल्प को और वहाँ से फिर मैं एक्स्ट्रा एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में कुछ अगर नीड होती है तो कुछ जांचें वगैरह करा लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस वजह से हमारा ट्रीटमेंट, इस वजह से हमारा जो है वो कॉज हो रहा है, इसकी वजह से अगर उस वजह को हम ट्रीट करेंगे तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। इनमें यह भी है कि कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। तो हो सकता है कि हमें 2 या 3 या 4 महीने तक ट्रीटमेंट देना पड़े और उसके बाद आपका हेयर फॉल ठीक हो जाए। जैसे कि डेफिशिएंसी में हो गया, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ काफ़ी आती है हमारे पास, प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में ज़्यादा आते हैं, तो उनको एक 2 या 3 महीने का ट्रीटमेंट के अंदर जनरली उनका हेयर फॉल ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि लाइफ टाइम होने वाले हैं, रहने वाले हैं, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो उसके लिए भी ये समझना ज़रूरी होता है कि उनको मेडिसिन लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्मोन की वजह से होता है और हार्मोन का असर हमेशा रहता है और इनफेक्ट बढ़ता है समय के साथ में। एग्जैक्टली। है ना? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस से फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के केसेस होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिल जाए जो कि 6 महीने में या फिर साल भर में ठीक हो जाए और उसके बाद में मुझे मेडिसिन की नीड नहीं हो। तो ऐसा आई थिंक ऐसी दवाई नहीं है। और एक स्टेज के बाद लगता है कि बाल चले गए हैं, ठीक नहीं है, और डॉक्टर आपको बोलता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हो। ओके। तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, आपने ना हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, तो उस पर मुझे थोड़ा आपसे जानना था कि आपने बताया कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या ठीक नहीं हो रही है तो आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है एग्जैक्ट, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है पेशेंट पर? देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 50% या मोर देन 50% हेयर लॉस हो जाता है ना, अच्छा। तो एग्जिस्टिंग हेयर अपना लुक मेंटेन रख पाते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं स्किन विजिबल होती है वहाँ पर। तो ऐसी स्टेज में हमें क्या होता है कि यहाँ से बाल निकाल के यहाँ लगाना होता है ऊपर। ओके, हाँ। तो इन एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर हमारा हार्मोन का एक गलत असर होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, है ना? अब जब बाल सारे चले जाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट हेयर लॉस होता है, तो उसके बाद में क्या करते हैं कि पीछे के बाल यहाँ से जहाँ पर कि हार्मोन का असर नहीं होता है, इसको हम परमानेंट जोन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग हैं जिनका कि 70-80s में भी यहाँ के बाल रहते हैं, पीछे के बाल रहते हैं, उसको परमानेंट जोन बोलते हैं। और यहीं से बाल निकाल के हम फ्रंट में लगा देते हैं। और ये हमेशा रहते हैं वो वाले जोन के बाल? हाँ, वो रहते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट, क्योंकि उनमें हार्मोन का असर नहीं होता है। अच्छा। तो जो बाल प्लांट करते हैं ना, ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं जिसके बाल पूरे चले जाते हैं। उसके बाद में इस एरिया को नम कर देते हैं। नम करने के बाद में यहाँ के बाल निकाल के यहाँ पे 1 बाय 1 बाल लगाते हैं। और ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम एक काफ़ी हद तक एरिया कवर कर लेते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ही हेयर लॉस है, जैसे कि कंप्लीट हेयर लॉस हो गया यहाँ से, ओके, तो उसको कवर करने के लिए हो सकता है हमें नेक्स्ट डे और करना पड़े। तो एक पेनफुल भी होता है ये? नहीं, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही बारीक नीडल यूज़ करते हैं और पूरा जैसे कि यहाँ पे एक बार एनेस्थीसिया देने के बाद में बिल्कुल पेन नहीं होता है। आप आराम से मूवी देखते रहते हो, वाओ। गाने सुनते रहते हो, बातें करते रहते हो आप। तो इस तरह से ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो परमानेंट होता है, फिर कभी हेयर फॉल नहीं होता? देखिए, उनमें ये कह सकते हैं कि वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ओके, लाइक अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर कुछ हम 100 प्लांट्स लगाते हैं, तो वो प्लांट्स अगर हम सब कुछ करेंगे, फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि मर जाएँगे। अच्छा। उसी तरह से हमारे जो हेयर होते हैं ना, अगर हमने अच्छा केयर किया है और अच्छा नरिशमेंट दिया है उनको, ठीक है, तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छा लुक मेंटेन करने में हेल्प करेंगे आपके, सालों तक चलते हैं आपके बाल। और कुछ बाल तो ऐसे रहेंगे जो आपको लास्ट डे ऑफ योर लाइफ भी रहेंगे आपके बाल। वाओ! मतलब लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको हेयर केयर करना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर केयर देखो, 2 वजह है, एक ठीक तो है। प्लांटेड हेयर वाला पार्ट हो गया, सेकंड हुँ, हमारे एक्जिस्टिंग हेयर भी तो होते हैं, ठीक है, तो हुँ, उनके लिए भी मेडिसिन की नीड होती है और प्लांटेड हेयर के लिए भी मेडिसिन की नीड रहेगी। अगर हम ये सोचें कि हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है, हुँ, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। ये गलत है। उसके बाद मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है। तो मेडिसिन्स कितने टाइम तक चलती है ट्रांसप्लांट के बाद? ट्रांसप्लांट के बाद में हेयर ट्रांसप्लांट को हील करने के लिए तो हुँ, 5-7 दिन का मेडिसिन होता है, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए मेडिसिन हम जैसे 2 वीक्स के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में 2 वीक्स के बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट जो ग्रोथ वाली मेडिसिन हम देते हैं, जो हुँ, कि कुछ मेडिसिन तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ टाइम ये जब तक आपको बाल चाहिए तब तक आपको लेना अच्छा। पड़ेगा। और वो मोस्टली टॉपिकल मेडिकेशंस होती है और काफ़ी सेफ मेडिकेशंस होती है। मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं? साइड इफ़ेक्ट तो हर मेडिसिन के होते हैं, ओके, बट ये है कि अगर आपको डॉक्टर के सुपरविजन में मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बट ठीक है, एवरी 3 टू 6 मंथ्स आपने एक बार डॉक्टर के पास चले गए। बट हाँ, इन जनरल दे आर वेरी सेफ मेडिकेशंस। तो डॉक्टर जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनका क्या शैम्पू या ऑयलिंग और ये सारा जो हेयर केयर होता है, वो अलग से दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल वो कुछ भी बिल्कुल यूज़ कर नॉर्मल, सकता है? मतलब 2 वीक्स के बाद में यू आर एब्सोल्युटली फ्री, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और हुँ, बाल धीरे-धीरे आते हैं। 6 मंथ्स के आसपास हमारे बाल आ जाते हैं और हुँ, हमारा लुक चेंज, मतलब एक रिस्टोर हो जाता है। और उसके बाद में एक जेंटल सीरम्स वगैरह वही होते हैं जो कि हेयर लॉस के लिए होते हैं। हेयर एग्ज़ैक्टली। ट्रांसप्लांट के लिए आपको अलग से कोई बाउंडेशंस की नीड नहीं है हुँ। कि यही शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ना शैम्पू की बात की, तो हुँ। मार्केट में ना ऐसे शैम्पूज़ भी अवेलेबल हैं जो बोलते हैं कि हेयर फॉल बिल्कुल कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो शैम्पू से हेयर फॉल खत्म किया जा सकता है? आज तक ऐसा कोई शैम्पू बना नहीं जो कि हेयर फॉल कम कर दे। तो ये कैसे क्लेम कर रहे हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी कंपनीज़? तभी तो एक अच्छा नॉलेज लीजिए आप, है ना? हुँ, हमारा जो सोर्स होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो अच्छा होना ज़रूरी है ना? एग्ज़ैक्टली। मेरे पास तो अब तक तो मुझे नहीं पता कि एक कोई पर्टिकुलर शैम्पू जो कि ग्रोथ कर सकता है। शैम्पू होता है स्काल्प के लिए, क्लीन करने के लिए क्लीन उसको? करने के लिए होता है ओके। और वो क्लीन का लेवल कितना होना चाहिए, कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग शैम्पू की स्ट्रेंथ होती है। हुँ, सिंपल सी बात, हम बोलते हैं कि रोज़ केमिकल वाले शैम्पू मत यूज़ करो, तो नहीं हुँ, यूज़ करना है। कितना हुँ। यूज़ करना है वो डॉक्टर बता देंगे आपको। अच्छा। ठीक है, जैसे डैंड्रफ है या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, उसके लिए कुछ अलग से शैम्पू होते हैं। डैंड्रफ है तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं। ओके। तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 2 या 3 सप्ताह यूज़ कर लिया, उसके बाद में वीकली वन्स आपको यूज़ करना है। लेकिन हुँ, कुछ जेंटल शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, जिसमें कि क्या कंडीशनर भी होता है, हुँ, ठीक है? जो क्या करेगा, स्काल्प को भी क्लीन करेगा, साथ-साथ में बालों को भी ठीक-ठाक रखेगा आपके लिए। ओके। कंडीशनर बालों के लिए होता है, हाँ, ओके। शैम्पू स्काल्प के लिए होता है, शैम्पू बालों के लिए नहीं होता है। तो कंडीशनर हमें लेंथ पे लगानी चाहिए बालों की और शैम्पू स्कैल्प पे स्कैल्प पे लगाना लगाना चाहिए। चाहिए, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कि ठीक है। रेगुलर यूज़ के लिए एक अलग-अलग यूज़ नहीं करना पड़े, इसलिए उसको बोलते हैं जेंटल शैम्पूज़। ओके, इसमें शैम्पू परफेक्ट। में स्काल्प का काम भी हो जाए और आपके हेयर का भी काम पार्ट हो जाए, हुँ। इस तरह तो से। डॉक्टर किसी को अगर अपने बालों के लिए राइट शैम्पू सिलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, हुँ, तो हुँ। आप मेरे बाल देख सकते हो अभी। हुँ, हुँ। तो अगर मुझे अपना शैम्पू सिलेक्ट करना है, तो मेरे को क्या-क्या क्राइटेरियाज़ देखने चाहिए और मैं अपने लिए एक सही परफेक्ट शैम्पू, परफेक्ट कंडीशनर और सीरम सिलेक्ट कर सकती हूँ? देखिए, आइडियली अगर हम हेयर केयर की बात करें, हुँ, तो 2-3 चीज़ें आती हैं। एक स्काल्प का केयर होता है, हेयर की ग्रोथ का केयर होता है, यस। उसके बाद में हेयर के स्ट्रैंड का केयर होता है। 3 हुँ, चीज़ें हैं हमारी, है ना? अगर लगता है कि हेयर फॉल का पार्ट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली बिना आप देरी किए आप डॉक्टर के पास जाइए। ओके। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे एंड दे विल आपको अर्ली स्टेज वाला जो हेयर फॉल है, वहीं पे रोक लेंगे आपको और हुँ, ज़्यादा एडवांस वाले पार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। आपका मिनिमल बजट रहेगा और जल्दी हुँ, ठीक हो जाओगे और ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे आपके। ओके, सेकंड पार्ट करें, हम स्काल्प की बात करें, स्काल्प के लिए 2 तरह के शैम्पू होते हैं। एक मेडिकेटेड शैम्पू हो सकता है, वो स्किन के कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। हुँ, हुँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू जनरली 16 से लेकर 30 साल के बीच में नीड रहती है कहीं न कहीं, क्योंकि हुँ, उसमें क्या होता है कि आपका एक अच्छा क्लींजिंग पार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो शुरुआती उसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है और उसके बाद में वन्स इन अ वीक
अगर लगता है कि ठीक है तो वंस इन अ वीक किया जा सकता है। लेकिन एंटी डेंड्रफ शैम्पू साथ साथ में हमें एक कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाल जिस लंबे, अगर आपकी बात करूँ मैं, ठीक है, तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू के बाद में कैन यूज़ अ कंडीशनर, ताकि आपका स्काल्प का वाला पार्ट प्लस हेयर का पार्ट दोनों ठीक हो जाए। परफेक्ट। और एक जेंटल शैम्पू जो जनरली इन जनरल माना जाता है कि सप्ताह में 2 या 3 दिन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके, अगर आपका स्काल्प नॉर्मल है तो ठीक है, तो ये सब के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक ओके, है, अब बात करते हैं हेयर की। तो हेयर के लिए इन जनरल बाल लंबे हैं तो आप हल्का सा जैसे नॉन स्टिकी हेयर ऑयल आप कोई से भी लगा सकते हो। ओके, ठीक है, और अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो रहा है हेयर, ठीक है, तो उस हेयर के रूट्स पे ज़्यादा काम करें हम, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना तो बाल उतने ही अच्छे स्ट्रॉन्ग आएंगे, ताकि आपके लिए केयर करना ईजी हो जाए। ओके, एंड ट्राई टू अवॉइड द ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, है ना। ये मैं सबसे बात करूंगा कि अगर नीड नहीं है तो आप जस्ट यू कैन अवॉइड इट, है ना। या अगर आपको ट्रीटमेंट की नीड है, आपको लगता है कि मुझे तो ट्रीटमेंट कराना है, मुझे तो स्ट्रेटनिंग करवानी है, तो आइडियली आप रूट्स पे काम कीजिए। आप इतने अच्छे बाल बना लीजिए कि कल को अगर 10-20% हेयर पे थोड़ा डैमेज भी होता है ना, तो बाल आपके सहन कर ले। एग्जैक्टली, है ना। अगर आप ऑलरेडी वीक हैं आपके बाल, उस पर फिर आपने ट्रीटमेंट करा लिया, तो हो सकता है कि बाल आपके टूटना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। और ये इन जनरल आप रूटीन जो है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीरम्स वगैरह होते हैं जनरली दैट कैन बी यूज्ड, वो जैसे मैंने बताया, एक बार डॉक्टर जिसे वो तो देखना पड़ता है। हाँ। उसके बाद में एक बार जनरल ट्रीटमेंट आपका एक रूटीन बन जाए, यू कैन जस्ट फॉलो इट। तो डॉक्टर, एक बार अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, एक बार एक रूटीन ले लिया कि आपको ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, तो वो सेम रूटीन हमें लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है? देखिए, जनरली हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि अलग अलग जैसे कि आपके वेदर्स वगैरह होते हैं। हाँ, तो एक वेदर के हिसाब से आप विजिट कर लीजिए, 2 या 3 बार आपको विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, months के मतलब अंदर। चेंज सीजन के हिसाब से भी बालों की कंडीशन चेंज होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स भी चेंज करने पड़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वेदर चेंज होते हैं तो फिर आपका स्काल्प का कंडीशन चेंज हो जाता है, और हेयर का जो स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं कि क्वालिटी, वो भी चेंज हो जाती है। तो माइल्ड लाइक मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं आपके रूटीन के अंदर। ओके, तो आई थिंक डॉक्टर, ये सेशन में हमने बहुत सारी कॉन्वर्जेशन की है। आपने हर एक एस्पेक्ट पे बात की है कि किन रीजन से हमें हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट पे भी हमने बात की। अब एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, जिन लोगों के बाल हेल्दी नहीं हैं, या जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं, बालों की अलग अलग तरह की दिक्कतों से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्या मेजर वो मिस्टेक्स अपनी रूटीन में कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी है, और आपके क्या मैसेजेस होंगे उनके लिए? देखिए, बाल एक कह सकते हैं कि असेसरी चीज़ है हमारे लिए, असेंशियल नहीं है। ओके, पहली बात, एसेंशियल नहीं है, नहीं एसेंशियल। ओके, मैं बताऊँ आपको क्यों। हाँ, एक कॉस्मेटिक पार्ट होता है, ठीक है, और ये मान के चलिए कि मेल पैटर्न हेयर लॉस जो मोस्ट कॉमन होता है, जो है वो काफ़ी कॉमन है इन जनरल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास में ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं और बहुत ही चिंता में होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती है मेल पैटर्न बाल्डनेस में भी, जहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते उनका, और या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है उनका। तो ऐसी स्टेज के अंदर लाइक उनके गलत विचार आते हैं दिमाग के अंदर, और वो एक मेन स्ट्रीम जो लाइफ होता है उससे कट जाते हैं लोग, अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते हैं, और ज़्यादा सोशली वो है प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि ठीक है बाकी तो हम सेल्फी ले सकते हैं, दे आर नॉट टेकिंग द सेल्फी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंस वॉचिंग इन द मिरर एंड ऑल, ये सारे कॉन्फिडेंस वाला पार्ट होता है। तो इन जनरल अगर हम लगता है कि भाई हम एक अच्छा अप्रोच करके हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक, आप लीजिए आप, ठीक है। मेल पैटर्न बाल्डनेस का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। ओके, तो इन जनरल जैसे एग्जांपल कि बालों का एक लाइफ दी जा सकती है, लेकिन गंजा एक दिन सबको होना है, आपको भी होना है और मुझे भी होना है। ओके, लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो प्लीज़ हताश मत होइए, ठीक है। यू कैन यूज ए विग, ओके, और अपनी जो लाइफ का पार्ट है वो मेंटेन रखिएगा। बाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लाइफ के अंदर, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी एक स्टेज के बाद में क्या होता है कि बालों से नहीं होती है, आपकी पर्सनैलिटी से होने वाली है। ओके, तो उसको ज़्यादा फोकस कीजिए आप कि 40 साल बाद में आप देखना कि डॉक्टर के बाल नहीं रहेंगे, आपके भी नहीं रहेंगे, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट पार्ट। ओके, तो अपना जो करियर वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, साथ साथ में ट्रीटमेंट लीजिए, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लीजिए आप, ठीक है। और अपने आप को इस बात पे संतुष्ट कीजिए कि यस मैंने सब कुछ लिया है, नहीं है तो जस्ट लीव इट। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को, जो आपने बात की है ना, हाईलाइट की कि लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाता है, और बाल कोई इसेंशियल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके अपीयरेंस और लुक के लिए है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर अपने लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट की, आप लेकिन स्टिल आपको बालों का ख्याल रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम केयर फ्री हो जाएं और कुछ भी बालों पर प्रोडक्ट यूज़ करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है
कहीं ना कहीं उनको अब मदद करेगी उनकी डे टू डे लाइफ में। जो प्रॉब्लम्स उनके होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स उनके होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व की हैं। इनफैक्ट मेरी भी काफ़ी सारी क्वेरीज इस सेशन से सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।